नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत को जल्द मिलेगा महाविनाशक युद्ध पोत, रूस में इंडियन नेवी कर रही ट्रायल, पाकिस्तान और चीन की बढ़ेगी टेंशन। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 घंटे चली CCS की मीटिंग, आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारतीय नौसेना का INS तेग बना समुद्र का शाहजहां, ओमान तट पर डूबे 13 भारतीयों में से 8 को खींच लिया जिंदा। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, जवानों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आगामी बजट में मिडिल क्लास को गुड न्यूज देगी सरकार, PM आवास योजना में इनकम लिमिट कर सकती है कम। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि आगामी बजट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दे सकती है कई खुशखबरियां, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। करते पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत को जल्द मिलेगा महाविनाशक युद्ध पोत, रूस में इंडियन नेवी कर रही ट्रायल, पाकिस्तान और चीन की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 जहाज रूस में तैयार किए जा रहे हैं। ये तलवार क्लास के स्टील फ्रिगेट जहाज है। $2.5 बिलियन की लागत से इन्हें बनाया जा रहा है। रूस यंत्र शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। पहले शिपयार्ड का नाम INS तुशील और दूसरे का नाम INS तमाल है। 2 स्टील फ्रिगेट में से पहले INS तुशील की स्वीकृति प्रशिक्षण के लिए इंडियन नेवी के 200 कर्मी इस समय रूस में मौजूद है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहला जहाज सितंबर के मध्य तक भारत आ सकता है। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तमाल अगले साल की शुरुआत में भारत को सौंप दिया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के साथ समझौते के तहत गोवा शिपयार्ड में बनाए जा रहे 2 और युद्धपोत प्रगति पर है। इसमें भी पहला जहाज जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दोनों जहाज की डिलीवरी मूल रूप से 2022 के अंत में होनी थी, लेकिन कोविड संकट और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद भुगतान न हो पाने के कारण हुई है। देरी का एक खास कारण यूक्रेन के जोरेमस प्रोजेक्ट से गैस टर्बाइन इंजन की खरीद थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन में इंजन आयात करना बंद कर दिया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत की ताकत देख पाकिस्तान और चीन की बढ़ जाएगी टेंशन, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह 1 घंटे चली CCS की मीटिंग, आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति CCS की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में बड़े चेहरे शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक CCS की यह बैठक काफी लंबी चली और इस दौरान जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के लगभग अलग अलग इलाकों में आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई जवान भी शहीद हुए। जानकारी सामने आई है कि अब सरकार आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। घाटी में हुए हमलों में सबसे लेटेस्ट डोडा का मामला है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कश्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। घाटी में आतंकी एक बार फिर सक्रिय हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि डोडा के कश्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिक जानकारी आना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। जम्मू डिवीजन में डोडा में 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 6ठी घटना है। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय नौसेना का INS तेग बना समुद्र का शाहजहां, ओमान तट पर डूबे 13 भारतीयों में से 8 को खींच लिया जिंदा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ओमान तट के नजदीक डूबे 13 भारतीयों समेत 16 लोगों की जान बचाने के लिए मिशन पर निकला भारतीय नौसेना के INS तेग ने समुद्र में झंडा गाड़ दिया है। तेजी से चलाए गए रेस्क्यू मिशन में INS तेग ने 13 भारतीयों में से 8 को जिंदा बचा लिया है। हम आपको बता दें कि ओमान तट पर एक दिन पहले डूबे कोमोडोस के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों का पता लगाने के लिए संचालित बचाव अभियान में भारत के युद्धपोत INS तेग को भेजा गया था, जिसने 8 भारतीयों और 1 श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा बचा लिया है। भारतीय नौसेना ने बुधवार रात को यह जानकारी दी कि नौसेना ने बताया कि जहाज 15 जुलाई को ओमान में लास माद्रक में दक्षिण पूर्व में करीब 25 समुद्री मील पर
25 मील दूर समुद्र में डूब गया था और ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने कहा कि मालवाहक पोत एमटी फाल्कन प्रेस्टीज पर सवार चालक दल के सदस्यों की संख्या 13 थी, जिनमें 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई थे। उसने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक सदस्य मृत पाया गया, हालांकि उसकी नागरिकता का अभी तक पता नहीं चला है। उसने कहा कि प्रेस्टीज फाल्कन पर सवार चालक दल के 10 सदस्यों का पता चल गया, जिनमें 9 जीवित मिला और 1 सदस्य मृत मिला। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर भरोसा तो वीडियो ही जिला का कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, जवानों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता के देखिए डोडा संभाग के डोडा के बाद अब उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गए। कुपवाड़ा के अंतर्गत नियंत्रण रेखा के पास कैरन सेक्टर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले जम्मू के डोडा के अंतर्गत कश्तीगढ़ में भी सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों से हुआ था। यहाँ दहशतगर्दों की ओर से फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए। डोडा के कश्तीगढ़ में एक जवान बुरी तरह घायल हो गया, जो अब खतरे से बाहर है। खराब मौसम के बावजूद जवान को उधमपुर में कमांड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं डोडा में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना अभियान में जुटी है। रामबन डोडा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, हम इस ऑपरेशन को जल्द सफल बनाएंगे। इससे ज्यादा मैं अधिक जानकारी नहीं साझा कर सकता। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना एक आतंकियों को चुनकर करेगी सफाया, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। आगामी बजट में मिडिल क्लास को गुड न्यूज देगी सरकार, पीएम आवास में इनकम लिमिट कर सकती है कम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार पीएम आवास योजना को बढ़ाना चाहती है। सरकारी शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों की आय सीमा को घटाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार इसे सही तरह से अमल में लाने के लिए एक बार फिर, हालांकि सब्सिडी की राशि को लेकर सरकार चुप है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार अंतिम चरणों में दी गई राशि को इस बार भी देने की तैयारी में है। पिछली बार इस योजना के तहत 2,60,000 रुपए दिए गए थे। आगामी 23 जुलाई को आने वाले बजट में ऐसी संभावना है कि सरकार इस योजना को अमल में लाए। वर्तमान समय में इस योजना में इनकम लिस्ट 18 लाख रुपए, लेकिन सरकार इस लिमिट को घटाकर 10 लाख रुपए करना चाहती है। अभी यह योजना 2 चरणों में चल रही थी। पहले चरण में सरकार जिनकी आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है तथा जिन परिवारों की आय 12 लाख से लेकर 18 लाख के बीच है, जिसे अब सरकार एक श्रेणी में करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को शामिल किया जा सकता है जो परिवार शहरों में किराए के घरों, अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को उनके घर के लिए कुछ पैसे देकर उनकी मदद करना है। इन रुपयों पर ब्याज लगेगा, लेकिन उसका ब्याज बहुत कम होने की संभावना है। इसको लेकर विभाग की अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस बार पिछली योजना में चीख के कई नए नियम बनाए गए, इस वजह से सिस्टम को सही तरीके से चलाया जा सके। तो अगर आप यह मानते हैं कि मोदी सरकार आने वाले बजट में दे सकते हैं देशवासियों को कई खुशखबरियां, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको तक बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी करेगी बड़ा मंथन, सभी सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक जुलाई के अंत में दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक पर चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार और भाजपा के राज्य संगठनों के साथ केंद्र का समन्वय भी एजेंडे का हिस्सा होगा। आम चुनाव में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा है कि राज्य में भाजपा संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्य बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक के 2 दिन बाद केपी मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे। इस बैठक में अपने संबोधन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पार्टी संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने कहा था कि सभी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। यूपी भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि
अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा था 2014 और उसके बाद के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट थे, बीजेपी 2024 में भी उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारे उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि इस बैठक में होने वाले कई अहम फैसले, तो वीडियो है लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। चंडीगढ़ में 4 अगस्त को आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 कानून के लिए बने सेंटर का करेंगे उद्घाटन। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अगले महीने 4 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वह केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए 3 कानूनों के लागू होने के बाद पहली बार यहाँ पहुंचेंगे। वह इन कानून के लिए इसके अलावा उनके अन्य कई कार्यक्रम भी प्रशासन तय कर रहा है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन की तरफ से उनके कार्यक्रम के लिए जगह निर्धारित की जा रही है। वहीं से वह कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। चंडीगढ़ सहित पूरे देश में 1 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कानून लागू किए गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को केंद्र सरकार की तरफ से पास किया गया था। अब आपराधिक मामलों में इन्हीं कानून के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने 24 घंटे इन कानून के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों पर निगरानी रखने के लिए एक केंद्र बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस एक ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप में तीनों नए कानून से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। इसको कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। चंडीगढ़ पुलिस का प्रयास है कि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। इस ऐप में लोग नए और पुराने दोनों कानून के प्रावधान और उनके बीच के अंतर को जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा व्यवस्था हो रही है पुख्ता, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए अपनी राय। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी मंत्रिमंडल और संगठन में होंगे बड़े बदलाव। यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर खबर आ रही है। चर्चा है कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद योगी कैबिनेट में प्रदर्शन के आधार पर बदलाव हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। वहीं कुछ किनारे भी किए जा सकते हैं। यही नहीं, संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, संगठन और मंत्रिमंडल कौन नए चेहरे होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। उधर चर्चा है कि यूपी चुनावी नतीजों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यूपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री शामिल है। इनमें बातचीत के बाद बड़े फैसले आ सकते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में झटके के बाद उबरने की कोशिश के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी गर्मी और बढ़ा दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। बीजेपी में यह हलचल हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के झटके के बाद उभरी है। उधर केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर उनकी बातों को सुना और उनके द्वारा उठाए गए मसलों पर ध्यान देने का भरोसा दिया है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकियों के खात्मा करने के लिए जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में सेना की होगी वापसी, रक्षा और गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजौरी पूंछ के बाद कठुआ और डोडा के पर्वतीय इलाकों में पैर पसारे आतंकियों के सफाई के लिए सेना की फिर से वापसी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस और केंद्रीय बल की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती भी बढ़ेगी। ये सुरक्षा बल न सिर्फ आतंकियों को खोजकर उनका सफाई के लिए अभियान चलाएंगे, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी आतंकी एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के अभियान में भागीदारी बनाएंगे। भौगोलिक परिस्थितियां और आतंकी गतिविधियों के आधार पर राजौरी, पूंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर एवं कठुआ जिले के पहाड़ों में लगभग 55 स्थानों को चिन्हित किया गया। नई रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस भीतर क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएगी। निचले क्षेत्रों में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती अधिक रहेगी। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियां को फिर से तैनात किया जाएगा। आईटीबीपी के विशेष दस्तों को भी पर्वतीय इलाकों में आतंकरोधी अभियान में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना एक आतंकियों को चुनकर करेगी सफाई, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ।
डोडा हमले के बाद बड़े एक्शन की तैयारी, खुद सेना प्रमुख ने संभाला मोर्चा, रक्षा मंत्री ले रहे पल पल का अपडेट। ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान में सेना के 4 जवानों की शहादत से गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना क्षेत्र में आतंकवाद के संकट को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मंगलवार सुबह बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को डोडा में जमीनी स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में जानकारी दी। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वदेशीकरण की तरफ भारत ने बढ़ाया एक और कदम, रक्षा मंत्रालय ने 546 वस्तुओं की लिस्ट की जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम यानी कि DPSU के लिए 346 वस्तुओं की पांचवी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी कि पॉजिटिव इंडाइजेशन लिस्ट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की है। इन 346 वस्तुओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सिस्टम, सब सिस्टम, असेंबली, सब असेंबली, पेयर, कंपोनेंट और कच्चा माल शामिल है, जिनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू करीब 1048 करोड़ रुपए है। 3 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया। इसके तहत DPSU ने घरेलू विक्रेताओं को 7,572 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से आयात को कम करने के लिए ये आइटम रक्षा उत्पाद विभाग के बाद भारतीय उद्योग से खरीदे जाएंगे, जैसा कि सृजन पोर्टल पर उपलब्ध सूची में दर्शाया गया है। अगर आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बन रहा आत्मनिर्भर, तो वीडियो इस लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दुखद बड़ी खबर की तरफ। PM ऊषा अभियान के तहत बिहार को 600 करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार, नीतीश कैबिनेट ने खोला बंद रास्ता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान यानी कि PM ऊषा को बिहार में लागू करने के प्रस्ताव को नीतीश कुमार कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में केंद्र से अगले 2 सालों में 600 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री PM ऊषा को राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे बिहार में अब स्वीकृति मिली है। PM ऊषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध, प्रशिक्षण आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके तहत खर्च की राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40% के अनुपात में होगा। PM ऊषा के तहत राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करना है। उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि PM ऊषा के मुख्य आदेश है। राज्यों में रोजगार क्षमता बढ़ाना भी इस अभियान का मकसद है। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षा को मिल रही है नई ऊंचाई, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने की फिलिस्तीन की बड़ी मदद, $25 लाख की पहली किस्त जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गाजा में जारी प्रदर्शन के बीच भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को राहत और कार्य एजेंसी को $25 लाख की आर्थिक मदद जारी कर दिया। साल 2024-25 में भारत की ओर से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए यह पहली किस्त जारी की गई है। भारत इस साल UNRWA के जरिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $50 लाख की मदद करेगा, जिसके अनुसार $25 लाख की यह पहली किस्त है। खास बात यह है कि भारत लगातार फिलिस्तीन की मदद करता आया है। पिछले साल भी भारत की ओर से फिलिस्तीन शरणार्थियों को $50 लाख की मदद की गई थी। गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के UNRWA की ओर से न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से साल 2024-25 में भी $50 लाख की मानवीय मदद देने का ऐलान किया गया था। साल 2023-24 तक भारत की ओर से फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए $3.5 करोड़ की मानवीय मदद की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ। रतन टाटा देने जा रहे देश में 40,000 नौकरियां, बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रतन टाटा
कि सबसे बड़ी कंपनी देश के युवाओं के लिए गुड न्यूज लेकर आई है। खबर है कि देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस देने वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस फ्रेशर्स को मौजूदा वित्तीय वर्ष में हजारों जॉब देने जा रही है। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब देश और दुनिया का आईटी सेक्टर अहम बदलावों के दौर से गुजर रहा है। इससे पहले जून तिमाही में यानी 3 महीने में कंपनी ने 5000 से ज्यादा लोगों को जॉब्स देकर अपने कर्मचारियों में इजाफा किया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मौजूदा वित्त वर्ष में 40,000 फ्रेशर्स को जॉब देने जा रही है। इसका मतलब कंपनी हर रोज करीब 110 फ्रेशर्स को जॉब देगी।